प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा, आज हम लोग विशेषण का पाठ पढ़ेंगे। ये हम लोग शब्द विचार का चौथा भाग पढ़ रहे हैं अभी। तो इससे पहले हमने संज्ञा एवं सर्वनाम को जाना है और शब्द विचार के अंतर्गत पहला भाग में किस तरह से हम लोग और किन किन आधारों पे शब्दों को जो है बांटते हैं या उसके भेद करते हैं उसे सीखा था। तो आज आप लोग के सामने है विशेषण। इस पाठ में हम लोग जानेंगे परिभाषा, भेद एवं उदाहरण और इसकी विस्तृत व्याख्या होगी। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं इसकी परिभाषा पर। देखिए इसकी परिभाषा कितनी आसान है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये सिर्फ नाम की विशेषता बताता है। सर्वनाम भी तो आपको संज्ञा के जो नामों को ही जो है बताता है और उसके बदले में आने वाले शब्द होते हैं। तो ये दोनों लगभग एक ही होते हैं और उसकी विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसको हम लोग उदाहरण के रूप में थोड़ा समझ लेते हैं। भरत एक वीर बालक है। तो इसमें वीर शब्द जो यहाँ पर है ये बालक की विशेषता बता रहा है। बालक कैसा है? तो वीर है। तो वीर शब्द विशेषण हुआ। उसके नीचे देखिए दो बालक खेल रहे हैं। यहाँ बालक की संख्यात्मक विशेषता बताई जा रहा है कि बालक कितने हैं? तो दो। तो दो शब्द यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। उसके नीचे कुछ लड़के आ गए हैं। यहाँ कुछ शब्द लड़के की विशेषता बता रहे हैं। लड़के कितने? कुछ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये लड़कों की भारी भीड़ तो है ही नहीं। ये जो लड़के कुछ ही लड़के हैं। तो ये जो कुछ शब्द है ये विशेषण है। और उसके नीचे देखिए यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है यह के माध्यम से। यह शब्द सर्वनाम का शब्द है लेकिन यहाँ पर ये विशेषण का कार्य कर रहा है और इसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जो हम लोग इसके भेद जब सीखेंगे तब जानेंगे। तो यहाँ पर पुस्तक की विशेषता यह शब्द बता रहा है, तो यहाँ पर यह विशेषण का कार्य कर रहा है। और अब हम लोग आगे देखते हैं। तो विशेषण पाठ में हम लोग को विशेषण और विशेष्य के बारे में पहले ही जान लेना चाहिए। तो अभी हम लोग विशेषण और विशेष के बारे में जान ही लेते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण के रूप में देखें तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहला उदाहरण है, ये आप लोग जो ध्यान से देखिए, काली बिल्ली को देखो। दूसरा है 1 किलो चीनी लाओ। और तीसरा है यह छात्र बुद्धिमान है। तो देखिए काली बिल्ली में काली शब्द बिल्ली की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो ये विशेषण हो गया और इस विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है यहाँ पर जो है वो शब्द है बिल्ली। तो बिल्ली हो गया विशेष्य। और 1 किलो चीनी में देखिए 1 किलो आपको विशेषण का शब्द हुआ और ये चीनी की विशेषता बता रहा है कितनी चीनी? तो 1 किलो। तो ये चीनी हो गया विशेष्य। देखिए ये तीसरे उदाहरण में यह छात्र बुद्धिमान है। छात्र कैसा है? बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान शब्द विशेषण हो गया और छात्र शब्द हो गया विशेष्य। ये बिल्ली, चीनी, छात्र ये सब संज्ञा के शब्द हैं। तो विशेष में संज्ञा के ही शब्द रहते हैं और उसकी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। तो आप लोग विशेष और विशेषण समझ गए होंगे और अब हम लोग इसके आगे चलते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए हम लोग उसे प्रविशेषण कहते हैं। 2 उदाहरण से समझेंगे। सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी छात्र है। यहाँ सिद्धार्थ मेधावी छात्र है। छात्र की विशेषता बताता है मेधावी। तो मेधावी हो गया विशेषण। और लेकिन मेधावी में कैसा मेधावी?
तो अत्यंत मेधावी, तो मेधावी शब्द की भी विशेषता बताने वाला एक शब्द है और वो है अत्यंत। तो यहाँ पर अत्यंत शब्द प्रविशेषण का काम करता है, जो विशेषण शब्द की भी विशेषता बताए। और अब दूसरा उदाहरण देखिए आप लोग, वह बहुत धीरे धीरे लिखता है। यहाँ पर लिखने की विशेषता बताता है धीरे धीरे। तो ये लिखता है, ये क्रिया का शब्द है और क्रिया की विशेषता बताने वाले धीरे धीरे जो शब्द है यहाँ पर, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण का शब्द हुआ। अब ये धीरे धीरे की भी विशेषता बताने वाला एक शब्द है बगल में, वो है बहुत। तो बहुत शब्द जो है ये आपको प्रविशेषण हुआ कि लिखता तो है, ये तो मालूम है धीरे धीरे लिखता है, लेकिन धीरे धीरे में भी उन्होंने प्रकार कर दिया कि बहुत धीरे धीरे, सामान्य धीरे धीरे नहीं, बहुत धीरे धीरे। तो यहाँ पर बहुत शब्द ये आपको प्रविशेषण कहलाएगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 ही भेद हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग एक एक भेद को अच्छी तरह से जानेंगे, उसके उपभेद को भी जानेंगे और बहुत सारे उदाहरण हम लोग के सामने होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण और इसके सीधे परिभाषा पर हम लोग आ जाते हैं। यह किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें गुणवाचक शब्द से आप लोग ये नहीं समझेंगे सिर्फ गुण का ही बोध कराने वाला। इसमें देखिए बहुत सारे शब्दों को हम लोग समेटते हैं, तो सबको हम लोग विस्तार से अभी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए उदाहरण में गुणदोष से संबंधित उदाहरण, यह अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, दयालु, कृपण आदि। अब इसी तरह और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके उदाहरण आप लोग को गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत मिलेंगे। देखिए रंग से संबंधित शब्द भी गुणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे काला, पीला, नीला, हरा, लाल, सुनहरा, चमकीला, गुलाबी आदि। और आकार से संबंधित शब्द देखिए आप लोग, छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, तिकोना, चौकोर आदि। फिर स्वाद से संबंधित आप लोग शब्द देखें, खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन, तिक्त, कसैला आदि। फिर आप लोग देखिए स्पर्श से संबंधित शब्द, यह कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल, चिकना, स्निग्ध आदि। फिर गंध से संबंधित शब्द आप लोग देखिए, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, खुशबूदार, बदबूदार, सौंधा, गंधहीन आदि। फिर देखिए आगे दिशा से संबंधित शब्द, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पश्चिमोत्तरी, पाश्चात्य आदि शब्द। फिर देखिए दशा से संबंधित शब्द, ये है नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, रोगी, फटा हुआ आदि। यहाँ अवस्था से भी संबंधित शब्द आप लोग देख लीजिए, ये है युवा, बूढ़ा, अधेड़, प्रौढ़, तरुण आदि शब्द, ये अवस्था से संबंधित होते हैं। और देखिए स्थान से संबंधित शब्द, यह है ग्रामीण, भारतीय, रूसी, बनारसी, देसी, विदेशी, बाहरी आदि। और देखिए काल से संबंधित शब्द भी आप लोग देखिए, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, पुराना, बासी, ऐतिहासिक आदि। ये सभी प्रकार के जो शब्द हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमें लगता है आप लोग को गुणवाचक विशेषण में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं इसके दूसरे भेद के ऊपर, और इसके दूसरा भेद का नाम है परिमाणवाचक विशेषण। तो हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं, बहुत आसान। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे, हम लोग उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए माप तोल होना चाहिए,
जैसे उदाहरण हम लोग यहाँ 2 लिए हैं। राकेश रोज 4 किलो दूध पीता है। दूसरा उदाहरण है पंकज ढेर सारा घी खाता है। तो पहले उदाहरण में 4 किलो शब्द दूध की विशेषता बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ। और दूसरे उदाहरण में ढेर सारा शब्द घी के बारे में बता रहा है कि घी कितना है, ढेर सारा है, तो उसका परिमाण बता रहा है। तो ये दोनों उदाहरण में 4 किलो और ढेर सारा ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। और अब हम लोग इसके भी 2 भेद को जो है जानते और समझते हैं। पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इन दोनों भेदों को हम लोग समझते हैं आगे। तो यह है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 10 क्विंटल, 1 तोला सोना, 10 मीटर कपड़ा आदि। इसमें एकदम निश्चित रहते, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता कि इतना है उतना, एकदम निश्चित इसकी संख्या होती है, तो उसे ही हम लोग निश्चित परिमाणवाचक बताते हैं। ये इसकी मात्रा निश्चित होती है। अब हम लोग इसके दूसरे भेद को जो देखते हैं, यह है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराता है अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ढेर सारा मक्खन, बहुत सी लस्सी, और देखिए कई किलो दही, 50 मन गेहूँ, तनिक अचार, थोड़ी चटनी, जरा सा पापड़ आदि। ये जब हम कहते हैं कई किलो दही, तो उसका ये जो परिमाण है, उसकी जो माप है वो ठीक से पता नहीं चलती है। और बहुत सी लस्सी, तो इसमें भी माप तोल इसकी ठीक से पता नहीं चले, लेकिन है तो बहुत सी, लेकिन ठीक से पता नहीं चल रहा है। तो इसी तरह के अनिश्चित मात्रा वाले शब्द को हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के रूप में जानते और पहचानते हैं। और अब देखिए तीसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद है और इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं हम लोग उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये देखिए कितना आसान है। जैसे 1, 3, आधा आदि। तो इस तरह के जो है शब्द रहेंगे, ये किसी संज्ञा से पहले या किसी सर्वनाम से पहले या बाद में, तो हम लोग उसे संख्यावाचक विशेषण के रूप में जानेंगे। ये संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। तो पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम लोग पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण को जान लेते हैं। तो इसमें भी अनेक प्रकार के शब्दों को रखा जाता है। तो पहला देखिए अंक बोधक विशेषण को हम लोग देखते हैं। जैसे 2, 4, चौथाई, 5.5, 6.25 आदि। दूसरा है क्रम बोधक, ये पहला, चौथा, 11वां, छठा और 20वां आदि। फिर देखिए आवृत्ति बोधक, 2 गुना, चौगुना, इकारा, दोहरा, तिहरा आदि। देखिए चौथा समुदाय बोधक, दोनों, तीनों, चारों, तीनों के तीनों, सभी, सब के सब आदि। और समुच्चय बोधक भी देख लीजिए, दर्जन, युग्म, जोड़ा, 25, शतक, 40, शतसई आदि। फिर प्रत्येक बोधक शब्द भी आते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए आप लोग, प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, 1-1, 4-4 आदि। तो इतने प्रकार के शब्द हमने उदाहरण के रूप में दिए, आप लोग उनको ध्यान से देखिए। और अब है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ है, कई, काफ़ी, थोड़े, बहुत आदि शब्द, इससे अनिश्चितता का बोध होता है। संख्या तो पता चलता है कुछ न कुछ संख्या होगी, लेकिन निश्चित नहीं होता। ऊपर के उदाहरणों में संख्या निश्चित थी और यहाँ जो हम लोग उदाहरण जो है देख रहे हैं, इनकी संख्या अनिश्चित आपको मिलेगी। आप लोग देखिए, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं,
तो आपसे कोई पूछेंगे कितने बच्चे हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे 5 है कि 10 हैं। आप अंदाज से बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम्हारी थैली में बहुत संतरे हैं। यहाँ पर बहुत शब्द से कोई एकदम निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, तो इसे हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में जानेंगे। और भी उदाहरण देखिए, वहाँ कोई 200 खिलाड़ी होंगे। यहाँ भी कोई शब्द से हम लोग को अनिश्चितता का बोध होता है। और ये चौथा उदाहरण देखिए, उग्र लोगों ने सैकड़ों दुकानें फूंक डाली। यहाँ पर सैकड़ों दुकानें की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण का शब्द है और अनिश्चित है। इसमें संख्या तो है, लेकिन सैकड़ों मतलब 100 नहीं होता है, सैकड़ों मतलब कई सौ। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उदाहरण आप लोगों ने देखा। और अब आगे चलते हैं। आपसे कोई पूछेगा परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है, तो वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। दोनों में संख्यावाची शब्द आता है। जैसे 2 उदाहरण मैंने यहाँ लिए हैं। मोहन 5 केले खा गया, ये संख्यावाचक शब्द है 5। और मोहन 5 किलो दूध पी गए, इसमें भी 5 ही लिखा हुआ, ये भी जो है संख्यावाचक है, लेकिन यहाँ पर परिमाण के रूप में आया हुआ है। तो ऊपर वाला संख्यावाचक कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हमने केले के बारे में बताया और हम लोग केला को गिन सकते हैं, 1 केला, 2 केला, 4 केला, 10 केला। और मोहन 5 किलो दूध पी गया, इसमें हम लोग दूध को जो गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको जो तौल सकते हैं, माप सकते हैं। तो यहाँ पर 5 किलो दूध में 5 किलो शब्द ये परिमाणवाचक है। तो हम लोग दोनों में अंतर अभी समझ गए हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विशेषण के चौथे भेद की तरफ। ये है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, सार्वनामिक शब्द जो बनता है सर्वनाम जोड़ इक से, तो ये सार्वनामिक होता है। तो इसका मतलब वो सर्वनाम के रूप में विशेषण का कार्य करने वाला शब्द। तो इसकी परिभाषा भी उसी तरह से है बच्चों। देखिए, इसमें जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एकदम आसान। बस एक उदाहरण से हम लोग इसको समझ लेंगे। वह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर वह शब्द जो है ये सर्वनाम का शब्द है और यहाँ पर पुस्तक की विशेषता बता रही है। वह पुस्तक, कोई और दूसरी नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही पुस्तक। तो वह पुस्तक मेरी है, तो वह शब्द पुस्तक की विशेषता बताने के कारण ये सार्वनामिक विशेषण हो गया है। विशेषण तो हुआ है, लेकिन सर्वनाम का शब्द है तो सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो हम लोग इसके भी भेदों को देख लेते हैं। पहला भेद है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इसे भी हम लोग 2 उदाहरण से समझते हैं। यह पुस्तक उठा दो, और दूसरा उदाहरण है उस लड़के को उठाओ। तो यह पुस्तक, हम किसी पुस्तक की तरफ इशारा करके बोलते हैं यह पुस्तक, एकदम निश्चय हो गया है, या उस पुस्तक की तरफ हम संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह शब्द निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। और उस लड़के को उठाओ, क्योंकि उसका पढ़ने का समय हो गया है। यहाँ पे हम लोग किसी लड़के की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं उस लड़के, दूसरा तीसरा कोई नहीं, जो ये जिसको हमने दिखाया उसी को। तो लड़के की विशेषता बता रहा है उस शब्द, तो ये भी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब दूसरा भेद देखिए, ये है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई आदमी मिलने आया है, यहाँ पर कोई शब्द जो है आदमी की विशेषता तो बता रहा, लेकिन कुछ निश्चय नहीं हो रहा है। तो जहाँ निश्चय नहीं हुआ अनिश्चय होगा, तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। दूसरा आप उदाहरण देखिए, इसमें किसी आगंतुक को कुछ खिला दो। यहाँ किसी शब्द आगंतुक की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन कुछ इसमें पक्का नहीं है किसको। चलो किसी को खिलाओ, तो इसी में हम लोग देखते हैं अनिश्चय की स्थिति है और ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद ये है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण।
ये सार्वनामिक विशेषण का तीसरा भेद है। इसके दो उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहला है कौन लड़का खड़ा है। यहाँ कौन शब्द लगने से ही प्रश्नवाचक हो गया, कोई प्रश्न पूछ रहा है। तो इस तरह के शब्द आपको प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। दूसरा है किस पुस्तक को पढ़ूं। यहाँ पे किस शब्द से पूरा वाक्य प्रश्नवाचक हो गया है, कुछ पूछा जा रहा है। तो ये पुस्तक की जो है सार्वनामिक विशेषता तो बताता है, लेकिन प्रश्न के रूप में। और सार्वनामिक विशेषण का अंतिम भेद है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसको भी हम लोग उदाहरण से जो है देखते हैं। जो लड़का कल आएगा उसे अभी पहचान लो। जो लड़का, लड़का की विशेषता जो, उसे अभी पहचान लो, उसे भी एक विशेषण के रूप में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो जो लड़का आएगा संबंध जोड़ रहा है किससे, जो आया था, तो उसको पहचान लो क्योंकि वो फिर कल आएगा। और दूसरा है जिस काम को करना ना हो उस पर विचार करना मूर्खता है। यहाँ पर कोई काम है जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो जिसका संबंध उससे है, तो ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हुआ। और अब हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर, कैसे हम लोग इसमें अंतर कर पाएंगे। ये दो उदाहरण से आप लोग इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहला है यह लड़का बहुत चालाक है। तो लड़का से पहले यह है, तो हम लोग किसी खास लड़का के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। ये सर्वनाम का शब्द है लेकिन विशेषण का कार्य कर रहा है। और दूसरा में है यह काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ पे यह जो है सर्वनाम का काम करेगा, क्योंकि यह को हटा करके हमने यदि राम लिख दिया, मोहन लिख दिया, सोहन लिख दिया तो भी चलेगा। राम काफ़ी कमज़ोर है, मोहन काफ़ी कमज़ोर है, सोहन काफ़ी कमज़ोर है, रमेश काफ़ी कमज़ोर है, दिनेश काफ़ी कमज़ोर है। तो इसीलिए यहाँ पे यह शब्द आपको सर्वनाम का शब्द हुआ। लेकिन ऊपर वाले उदाहरण में हम लोग राम लड़का बहुत चालाक है ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम लोग ये नहीं लिख सकते मोहन लड़का बहुत चालाक है। वह जो लड़का की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम लोग उसको बदल नहीं सकते, लेकिन नीचे वाले में हम लोग बदल सकते हैं। इस तरह के से आपको सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर होता है। और अब हम लोग देखते हैं कि विशेषण शब्दों की तुलना भी होती है। हम लोग विशेषण से किसी की तुलना भी कर सकते हैं। तो देखिए, विशेषणों की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहला है उसमें से मूलावस्था। देखिए, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है और केवल विशेषण का सामान्य कथन होता है। जैसे सोहन अच्छा लड़का है, हम इसमें ये नहीं बता रहे कि किससे अच्छा है। और दूसरा उदाहरण काली गाय चर रही है। इसमें हम लोग गाय को जो काली बता रहे हैं, ये इसका विशेषण का शब्द है। इसमें हम लोग किसी से तुलना नहीं कर रहे। जिसमें किसी से तुलना नहीं होती उसे ही मूलावस्था बोला जाता है। और अब आप लोग जो इसके आगे वाला को देखिए, ये दूसरा में है उत्तरावस्था। ये तुलना करने का जो है विशेषण का रूप है। तो इसमें 2 व्यक्तियों या पदार्थों की तुलना करके एक को दूसरे से अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे सोहन मोहन से अच्छा है, इसमें हमने से अच्छा जोड़ दिया, तो से अच्छा जब भी जोड़ेंगे तो तुलना तो हो ही जाएगा। सोहन और मोहन 2 व्यक्ति हैं जिसमें से सोहन ज़्यादा अच्छा है मोहन से, तो यहाँ से अच्छा शब्द हो गया उत्तरावस्था, विशेषण की उत्तरावस्था। दूसरा उदाहरण देखिए, वह तुम्हारी अपेक्षा समझदार है। अपेक्षा समझदार, आप लोग देखिए यहाँ अपेक्षा जो है लगा दिए, समझदार लगा दिए, तो इसका मतलब है किसी न किसी से तुलना हो रही है। तो यहाँ भी 2 व्यक्ति हैं, तो वह तुम्हारी अपेक्षा समझदार है। एक सुनने वाला, एक जिसके बारे में कहा जा रहा है वह। तो आप लोग देख रहे हैं ये हुआ विशेषण की उत्तरावस्था। और तीसरा तुलनात्मक है और अंतिम है उत्तमावस्था। ये सबसे ऊपर की अवस्था या सबसे नीचे की अवस्था। इसमें भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है और एक को सबसे बढ़कर और दूसरा को सबसे कम बताया जाता है।
यानी एकदम सबसे नीचे और सबसे ऊपर आपको जब रखना हो किसी विशेषण को तो हम लोग उसे उत्तमावस्था कहेंगे। जैसे दो उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसे। सोहन सब छात्रों से अच्छा है, और दूसरा उदाहरण है रूपा सबसे चतुर लड़की है। तो सोहन के सामने या जो है बोलने वाले जो बोल रहे हैं वो जो है वे बहुत सारे छात्रों को देख रहे हैं और उनमें से सोहन का चुनाव करते हैं कि सबसे अच्छा कौन है, तो सोहन है। बहुत सारे छात्र हैं लेकिन सोहन सबसे अच्छा है। यहाँ पर सबसे अच्छा शब्द जो है ये 3 सबसे अच्छा, यह उत्तमावस्था की ओर संकेत करता है। रूपा के सामने भी बहुत सारी लड़कियों का उदाहरण है लेकिन रूपा सबसे चतुर है। तो इसमें भी देखिए किसी एक को ही इंगित किया जा रहा है, उसके जैसी कोई नहीं। तो रूपा सबसे चतुर लड़की है, तो इसीलिए जो है इन दोनों वाक्यों में हम लोग देखते हैं उत्तमावस्था की ओर संकेत किया गया है और ये विशेषण का तुलनात्मक रूप है। और अब देखिए हम लोग थोड़ा सा कि हम लोग तुलना बोधक प्रत्यय को जोड़कर भी मूलावस्था से उत्तरावस्था और फिर उत्तमावस्था वाले शब्दों का जो निर्माण करते हैं। तो ये कैसे कैसे होता है हम लोग कुछ उदाहरण देख लेंगे तो हम लोग अन्य शब्दों के रूप भी इसी तरह से परिवर्तन कर पाएंगे। तो सबसे पहला शब्द है अधिक। इसको हम लोग उत्तरावस्था में लाने के लिए अधिकतर कर दे, तर जोड़ दिए इसमें, तो अधिक से अधिकतर हो गया। और उत्तमावस्था में हम लोग जो रहे हैं तम, तो अधिकतम हो गया, अधिक अधिकतर अधिकतम। उसी तरह से उच्च उच्चतर उच्चतम, और गुरु गुरुतर गुरुतम, और दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, और देखिए निम्न निम्नतर निम्नतम, और लघु लघुतर लघुतम, सुंदर सुंदरतम। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।